पर्टिकुलर प्लेन, तो उसे हमने पोलराइजेशन पढ़ा था। और पोलराइजेशन के बेसिस पे हम लोगों ने एक मालूस लॉ पढ़ा था, जो मालूस लॉ इंटेंसिटी बताता है। उसके बाद हम लोगों ने पोलराइजेशन होने के लिए रिफ्लेक्शन फिनोमेना पढ़ा था, तो उस लॉ को नाम दिया था ब्रिस्टल्स लॉ। याद है ना ब्रिस्टल्स लॉ, जिसमें मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू tan IP, प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था मैंने। याद है सभी को ब्रिस्टल्स लॉ? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan IP। क्या आपको ये IP यानी क्या ये याद है क्या बेटा? IP क्या था? यस, IP इज अ पोलराइजिंग एंगल, जिसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा था, जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज। आपको याद होगा वो डायग्राम, वो आपने कॉपीज में या आपके नोट्स में इसको प्रॉपर्ली नोट किया होगा। चलो, तो आज के सेशन में मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा इंटरफेरेंस ये फिनोमेना। तो इंटरफेरेंस को आप लोगों ने शायद इसके पहले सुपर पोजिशन ऑफ वेव है ना, इसमें आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या बेटा? याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ या ना, बस दो में रिप्लाई दीजिए। चलो, तो नहीं याद है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो भी नो नो नो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने प्रीवियस सेशन में प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था बेटा, आपको अगर याद होगा उसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। याद है कि बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? ये तो याद है ना पूरा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर का नाम ही था सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, और इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या था? तो अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इफ मोर देन टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, इस पॉइंट पे दो से ज्यादा वेव एक साथ पहुंच रहे हैं। If more than two waves arriving at a point simultaneously, then each wave produce its own displacement independently। ये पहला वेव है, ये चाहता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ये y1 हो। ये दूसरा वेव जो है ये चाहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट y2 हो। तीसरा वेव जो है ये चाहता है कि इसका खुद का डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो शायद y3 हो। और ये फोर्थ है, ये चाहता है कि इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट इज अ y4 हो। बराबर है? तो y1, y2, y3 एंड y4, ये क्या बताया मैंने? ये मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ये बताया है। और ये वेव्स सभी इस पॉइंट पे कैसे पहुंच रहे बेटा? साइमल्टेनियसली, एक साथ पहुंच रहे हैं। तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा? ये जो पार्टिकल मैंने बताया हुआ है, इस पार्टिकल को नाम दे रहा हूँ पार्टिकल P। इस पार्टिकल P का क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y1, y2, y3 या y4? याद है कि बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना बताया था? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट y is equal to vector sum of all the individual displacement। याद आ रहा है क्या? सिर्फ सम नहीं, कौन सा सम बेटा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये मैंने आपको सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल में पढ़ाया था। और इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में मैंने आपके सिंपल एग्जांपल लिए थे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे एक पहला वेव पहुंच रहा है, और फर्स्ट वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर, और दूसरा वेव भी पहुंच रहा है और दूसरे वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर। तो मुझे बताओ यार टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये y1, ये y2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कोई बता पाएगा मुझे? इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y इज इक्वल टू, कौन सा सम करना है बेटा? वेक्टर सम। और दोनों के एरोज देखिए, दोनों के वेक्टर्स देखिए कैसी है, सेम डायरेक्शन में। अरे बोलिए यार, ये कमेंट्स कीजिए, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, तो टोटल कितना आएगा? 3 मीटर आएगा क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट?
टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अ 3 मीटर अपवर्ड। ओके, अगर बेटा मैं ये केस नंबर 1 बात कर रहा हूँ और ये केस नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे ये 1 मीटर नीचे में और ये 3 मीटर ऊपर में। हाँ, तो अब मुझे बताइए बेटा टोटल कितना आएगा? क्या 4 मीटर लिखूं क्या मैं? हाँ ओमकार, आंसर 4 मीटर चाहिए क्या? नहीं, 4 मीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कौन सा एडिशन है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर सम है बेटा। वेक्टर का सम जानते हो ना बेटा, वेक्टर में सेम डायरेक्शन में एडिशन करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखेंगे इनके एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 मीटर अपवर्ड ना। यस, बहुत अच्छे। मुझे बताइए पहले केस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा? पहले केस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हाँ चाणक्य, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मानसी, फर्स्ट केस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज इन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड केस में डिक्रीज इन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बराबर है। अच्छा, तो मुझे बताओ यार, ये सुपर पोजिशन करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो ही पॉसिबिलिटी है। सुपर पोजिशन मिलावट करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, आइदर क्या होगा, इंक्रीज होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या क्या होगा, डिक्रीज होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कि बेटा दो पॉसिबिलिटी है। आफ्टर द सुपरपोजिशन, आफ्टर द सुपरपोजिशन क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या डिक्रीज होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा यानी एनर्जी क्या होगा बेटा? यानी बहुत नाचने लग गया, ये बहुत नाचने लग गया यानी एनर्जी क्या होगा? नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नाचने लग गया। बहुत ज्यादा कब नाचते बेटा? एनर्जी कम होती है तब या एनर्जी ज्यादा होती है तब? एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी इंक्रीजेस। और यहाँ पे बेटा एनर्जी डिक्रीजेस। ये सब क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू, ये सब सब ये जो क्यों हुआ है, इनका मिलावट करने की वजह से हुआ ना बेटा, ड्यू टू ड्यू टू सुपरपोजिशन, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या हो सकता है बेटा? आइदर एनर्जी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या एनर्जी डिक्रीज हो सकता है। हो सकता है यानी कभी एनर्जी इंक्रीज होगा तो कभी एनर्जी डिक्रीज होगा ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेव। और एनर्जी का कभी बढ़ना या एनर्जी का कभी कम होना, उसी को ही कहते हैं बेटा, उसी को ही कहते हैं इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? क्लियर? इंटरफेरेंस यानी क्या, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा एनर्जी, लाइट एनर्जी। और क्यों हो रहा है बेटा? प्रोड्यूसेस बाय या प्रोड्यूसेस ड्यू टू, क्यों हो रहा है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्लियर? अच्छा, अब आप लोग बोल रहे होगे सर यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी लिखा है, उसके बारे में तो बताया नहीं है। आप तो जानते हो बेटा, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा मुझे बताओ, यानी अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ यहाँ पे लाइट कैसे मिलेगा बेटा? लाइट कैसे मिलेगा? ब्राइट। यहाँ पे लाइट कैसे मिलेगा? यहाँ पे लाइट कैसे मिलेगा? लाइट ब्राइट मिलने वाला है, यानी कभी लाइट आपको ब्राइट मिलेगा तो कभी लाइट आपको कैसे मिलेगा? लाइट आपको कैसे मिलेगा? लाइट का इंटेंसिटी फेंट मिलेगा। हो सकता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ कौन कर रहा है? सुपरपोजिशन होने के कारण। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव होने के कारण कभी आपका लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा यानी आप कह सकते बेटा ब्राइट, कभी लाइट का इंटेंसिटी फेंट होगा। बराबर है, कभी इंटेंसिटी ज्यादा तो कभी इंटेंसिटी कम। और इसे भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। क्लियर? फिट हो गया? या फिर इसे और बताने का एक तरीका है, ये ई एन दिखाई दे रहा है बेटा, ई एन, ई एन यानी एनहांसमेंट।
एनहांसमेंट और कैंसलेशन, एनहांसमेंट और सीई और कैंसलेशन, enhancement or cancellation of resultant amplitude, of a resultant amplitude due to superposition of wave. क्लियर? तो इंटरफेरेंस का डेफिनेशन दिमाग में फिट हो गया बेटा? हाँ, चलो आगे बढ़े। 1 मार्क्स का डेफिनेशन दिमाग में फिट है, कंसेप्ट क्लियर? हाँ, अब देखो मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। इंटरफेरेंस में 2 टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वेव्स के एग्जांपल ना लेते हुए 2 दोस्तों के एग्जांपल ले रहा हूँ। 2 दोस्त काफी अच्छे दोस्त हैं, 2 दोस्त काफी अच्छे हैं। ये पहला दोस्त है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये दोस्त अपना गुंडागर्दी करना चाहता है, बराबर है? मारा पीटी, गुंडागर्दी, क्लास में पढ़ाई ना करना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका दूसरा दोस्त है ना, ये क्लास में पढ़ना चाहता है, बराबर है? पहला दोस्त क्या करना चाहता है? गुंडागर्दी, मारपीट, हाँ ऐसे कुछ गलत काम करना चाहता है, और दूसरा दोस्त है वो सही काम करना चाहता है। बट दोनों का क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या हुआ? सुपर पोजिशन हुआ। हाँ, दोनों ने दोस्ती कर लिया, दोनों का सुपर पोजिशन हो गया। तो मुझे बताओ यार, इस इन दोनों का अगर मिलावट होता है तो इनका फ्यूचर क्या रहेगा बेटा? ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा? हाँ, फ्यूचर क्या रहेगा सोचो। अ, नहीं नहीं, एक बार और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ये एग्जांपल नहीं समझ, ये एग्जांपल समझ में आ गया। एक पढ़ाई कर रहा है और एक पढ़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता है, गुंडागर्दी कर रहा है। देखो यार, ये पहला दोस्त है, ये गुंडागर्दी करना चाहता है, और ये दूसरा दोस्त है, वो भी गुंडागर्दी करना चाहता है। हाँ, अब बताओ क्या होगा इनका फ्यूचर? हाँ, अरे यार ऐसा थोड़ी है। फिर से एक एग्जांपल, एक दोस्त है वो पढ़ाई करना चाहता है, दूसरा दोस्त भी पढ़ाई करना चाहता है। अब फ्यूचर क्या होगा? पक्का? पक्का? दोनों दोस्त पढ़ाई करना चाहते हैं, पक्का? क्या बात है, आप लोगों को अपने फ्यूचर का बहुत ज्यादा टेंशन है, सब पता है ना फ्यूचर के बारे में। हर केस में ब्राइट ही ब्राइट बोलते बच्चे अपने। देखो यहाँ पे वो अपना पहला बच्चा जो है वो पढ़ाई करना चाहता है, दूसरा बच्चा भी पढ़ाई करना चाहता है। अच्छा, यानी दोनों की सोच बेटा कैसी है? सेम है क्या? सेम है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सेम फेज, कह सकता हूँ। फेज यानी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एंगल होता है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वेव्स के टर्म में सेम फेज। अच्छा, सेम फेज होने के कारण इसका फ्यूचर क्या होगा बेटा? ब्राइट होगा। होगा? ये सेम फेज है, यानी ये जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। दोनों यार बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं, दोनों डेफिनेटली बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, अच्छे कंपनी में जॉब करेंगे या खुद कोई कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, मुझे बताओ ये सेकंड वाला जो केस है, ये सेकंड वाले केस में दोनों क्या करना चाहते हैं? दोनों गुंडागर्दी करनी चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, बट दोनों कैसी है अगेन? पक्का? ओके, तो क्या यार इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार? बड़े से गैंगस्टर बनेंगे, बड़े गुंडे बनेंगे, अंडरवर्ल्ड के डॉन बन सकते हैं शायद। हाँ, बस 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 सोना चांदी, यार क्या बात है, सब बच्चे को पता है अच्छे से। तो यार ये दोनों मिलके सेम फेज है ना भाई, सेम फेज है ना, दोनों मिलने के बाद सेम फेज होगा, तो यहाँ पे भी इनका फ्यूचर क्या होगा बेटा? ब्राइटिश होगा, क्योंकि यार दोनों की सोच तो सेम ही है। दोनों को गुंडागर्दी करना है, कल जाके पता चलेगा यार ऐसे बच्चों से हम लोगों को सिक्योरिटी लेने की जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। हाँ टोपेंद्र, बुलाना पड़ेगा ना ऐसे लोगों के। हाँ, अब देखो यार, ये पहले केस में क्या हुआ? एक पढ़ाई करना चाहता है और पढ़ाई एक करना नहीं चाहता, यानी कैसे बेटा ये? सेम फेज में क्या? यानी क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज। हाँ, एक चाहता है राइट जाना, दूसरा चाहता है लेफ्ट जाना, तो जाएंगे कहाँ पे? राइट में या लेफ्ट में? या यहाँ पे एनहांसमेंट होगा या कैंसलेशन होगा? एनहांसमेंट कैसे होगा बेटा?
एनहांसमेंट पढ़ना यानी बढ़ना होता है ना बेटा। यहाँ पे क्या होगा, कैंसलेशन, यानी यहाँ पे फ्यूचर क्या आएगा बेटा, डार्क, यानी कुछ भी यार आउटकम, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आउटकम में एनहांसमेंट हो रहा है, हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी एनहांसमेंट ही हो रहा है, इस केस में भी आपके एनहांसमेंट हो रहा है, बट पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, कैंसलेशन। अब कैंसलेशन कब हो रहा है बेटा, कैंसलेशन कब हो रहा है, आउट ऑफ फेज। अब आउट ऑफ फेज यानी क्या, वही आपको समझना है, और सेम फेज यानी क्या, वो देखेंगे बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ वेव्स बना रहा हूँ, ये देखिए, ये वेव्स बना रहा हूँ, देख रहे हैं, पहला वेव, ये वेव नंबर 1, और ये वेव नंबर 2। वेव नंबर 1 एट दिस पोजीशन कितना है बेटा, इसका एंगल कितना है, 0, यहाँ पे भी एंगल 0, यहाँ पे एंगल कितना, π/2, यहाँ पे भी π/2। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 एट दिस पोजीशन, ये पोजीशन के लिए देखिए बेटा, इस पोजीशन के लिए कहाँ पे बेटा, 0 0 पे है, एट दिस पोजीशन दोनों कहाँ पे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पे हैं, एट दिस पोजीशन दोनों कहाँ पे हैं, निगेटिव निगेटिव है क्या, एट दिस पोजीशन दोनों कहाँ पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा है कि बेटा। तो ये दोनों वेव्स, फर्स्ट एंड सेकंड वेव, ये दोनों वेव्स कैसे बेटा, यहाँ पे सेम फेज, क्लियर, क्लियर है क्या, सेम फेज यानी क्या, यहाँ पे क्लियर हो गया क्या आपको पॉइंट, सेम फेज यानी पॉइंट क्लियर हो गया क्या। हम्म। अब देखो यार, मैं आउट ऑफ फेज के लिए बता रहा हूँ, आउट ऑफ फेज यानी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आउट ऑफ फेज में क्या होगा, डायग्राम फिर से ऑब्जर्व करेंगे। देखो, एट दिस पोजीशन ये कहा जा रहा है ऊपर, और ये कहा जा रहा है, वेव नंबर 2 कहा जा रहा है नीचे, वेव नंबर 1 एट दिस पोजीशन कहा जा रहा है नीचे, और वेव नंबर 2 कहा जा रहा है ऊपर। ये देखो, ये ऊपर, ये नीचे, तो ये वेव 1 एंड वेव 2 कैसी है बेटा, क्लियर, यानी यार एक जन ऊपर जाना चाहता है तो एक जन नीचे जाना चाहता है, ये देखो, इस समय के लिए अगर देखा गया तो ये ऊपर जाना चाहता है और ये नीचे जाना चाहता है, ये देखो, ये नीचे जाना चाहता है तो ये दूसरा ऊपर जाना चाहता है, यानी ये इनकी सोच ही मिल नहीं रही यार, यानी कैसी है ये, आउट ऑफ फेज, और ये पहले डायग्राम में कैसी है, सेम फेज, ठीक है, क्लियर। तो सुनो यार, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, आइदर एनहांसमेंट और द कैंसलेशन। एनहांसमेंट कब होगा, आपको समझ में आ गया बेटा, बढ़ाई कब होगी, जब क्या होगा, सेम फेज, सेम फेज यानी क्लियर है। हाँ, अब सेम फेज में क्या, तो मुझे बताओ, आपको ये जो वेव्स है, उस वेव का इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा आप लोग, क्रिस्ट कहते हैं ना, क्रिस्ट कहते हैं क्या, क्रिस्ट। तो दोनों वेव के क्रिस्ट और क्रिस्ट क्या हो रहे बेटा, क्रिस्ट ऑफ वन वेव इज फॉल ऑन द क्रिस्ट ऑफ द अदर, या फिर ट्रफ ऑफ वन वेव, ये देखो बेटा, ये ट्रफ, ये पॉइंट नीचे वाला ट्रफ होता है ना, ये ट्रफ ऑफ वन वेव इज फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर, हो रहा है क्या, क्रिस क्रिस पे फॉल हो रहा है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल हो रहा है, तो इसे कहेंगे सेम फेज, क्लियर। और जिसके वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या नाम देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब सेम फेज होगा, सेम फेज यानी क्या, सेम फेज यानी क्या, क्रिस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रिस्ट ऑफ द अनदर, क्योंकि मैं लाइट वेव की बात कर रहा हूँ, साउंड वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर साउंड वेव की बात करता था तो मुझे लॉन्जिट्यूडनल और रेयर फ्रैक्शन के लिए बात करना पड़ता था, बट साउंड वेव की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ लाइट वेव की बात कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कैसी रहेगा बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी होगा, मैक्सिमम, और पॉइंट कैसी रहेगा, ब्राइट, क्लियर, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, ये अगर स्लाइड क्लियर होगा तो डिस्ट्रक्टिव, तो आप मुझे बता सकते हैं दूसरा इंटरफेरेंस का जो टाइप है, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव में मुझे क्या क्या लिखना है, देखेंगे,
डिस्ट्रक्टिव में क्या क्या लिखना है। तो वेव्स कैसे बेटा, एक ऊपर जाना चाहता है तो आउट ऑफ फेज, बराबर है, यानी क्रिस्ट किसके ऊपर फॉल होगा, यानी ये ऊपर जाना चाहता है क्रिस्ट, तो ये दूसरे वेव का जो क्रिस्ट है वो कहाँ फॉल होगा, तो क्रिस्ट फॉल होगा ट्रफ पे, बराबर है, और ट्रफ फॉल होगा क्रिस्ट पे, ऐसा ही बनेगा ना, ये क्रिस्ट किसके ऊपर में, ट्रफ के ऊपर में, और ये ट्रफ किसके ऊपर में, ये क्रिस्ट के ऊपर में, ऐसा ही होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, और लाइट कैसे मिलेगा, ब्राइट मिलेगा क्या, नहीं, क्या मिलने वाला है, डार्क मिलने वाला है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, सुनो अभी तक बेटा, आपने अभी तक इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा बेटा, एनर्जी कभी बढ़ेगी तो कभी कम होगी। बढ़ेगी कब बेटा, कंडीशन क्या है, कब बढ़ेगी, वेदिका, खुशहाल, बोलो यार, सेम फेज में एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, एनर्जी बढ़ेगी यानी लाइट कैसे मिलेगा बेटा, दो लाइट मैंने लगा दिए, और रिजल्टेंट लाइट कैसे मिलेगा, ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, ब्राइट, बराबर है। और अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आपके स्क्रीन के सामने है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम ना, और दो लाइट मैंने लगा दिया, बट यार मैं देख रहा हूँ दो दो लाइट तो जल रहे हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन जो हो रहा है उसके वजह से मुझे क्या लाइट मिलने वाला है, डार्क। पक्का क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तो कंडीशन तो आपको समझ में आ गया, अब यही कंडीशन हमें फेजर डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में देखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक्चुअली ये चैप्टर पहले तो अलग से था, बट ये फिनोमिना में हमें पढ़ना पड़ रहा है अभी, क्योंकि चैप्टर को कंबाइन कर दिया इस वजह से। पहले ये पूरा का पूरा एक अलग चैप्टर था। तो मैं अभी कंडीशंस पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस आप लोगों ने अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया है। क्या कंडीशन फिट किया बेटा आपने, सेम फेज। अब मुझे यही कंडीशन बताना है बेटा फेज डिफरेंस के केस में, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ वेव डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे वेव डायग्राम। रोमन, है क्या रे, सर्वेश, थोड़ा डायग्राम समझ लेंगे, एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो काम हो गया हमारा। अच्छा मुझे बताइए, ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है, ये पहला वेव कितने एंगल से शुरू हो रहा है बेटा, जीरो, दूसरा एंगल कितने से शुरू हो रहा है, जीरो, है क्या, दोनों जीरो एंगल से शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं एंगल का डिफरेंस बता रहा हूँ, तो मुझे बताओ इनमें फेस का डिफरेंस कितना रहेगा एट दिस पोजीशन, इसका फेस कितना है बेटा, पाई/2, पाई/2 के बाद ये कितना आएगा पाई, ये कितना 3 पाई/2, फिर ये कितना 2 पाई, 2 पाई के बाद 5 पाई/2। ओके, चलो वैसे मुझे बताइए यहाँ पे भी कितना होगा, ये पाई/2, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना बेटा, दोनों सेम फेज में है या नहीं है, ये बताइए मुझे, ये दोनों वेव सेम फेज में है या नहीं है, सेम फेज में है क्या, क्रिस क्रिस के साथ मैच हो रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, सेम फेज में है। और फेज डिफरेंस कितना है बेटा, ये कितना एंगल बना रहा है, पाई/2, ये कितना बना रहा है, पाई/2। फेज डिफरेंस कितना है, पहले का फेज पाई/2, दूसरे का फेज पाई/2, पाई/2 माइनस पाई/2 कितना आता है, जीरो, तो फेज डिफरेंस कितना, जीरो। अच्छा अब देखो यार, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि वेव्स यहां से शुरू नहीं हो रहा है, ये देखो, ये वेव्स मैंने यहां से शुरू किया था, ये वेव्स यहां से शुरू ना होते हुए इस वेव को मैं
इस पॉइंट से शुरू करते ना हुए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अरे हटने यार, इरेज भी नहीं हो रहा है क्या? छोड़, वेव्स को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यानी इस स्टेज में इसका एंगल कितना होगा यहाँ पे? यहाँ से अगर वेव शुरू होता है, यहाँ पे बताओ कितना एंगल है? 2 पाई। और वेव्स यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सेकंड वाला वेव यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंगल कितना होगा? सेकंड वेव का ये एंगल कितना होगा? 0। सेकंड वेव का एंगल कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, तो अगर वेव का एंगल 0 होता है तो मुझे बताइए, अगर एंगल 0 होता है तो मुझे बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 2 पाए और यहाँ पे 0, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाए। ओके, चल, तो ये 2 पाए, यहाँ पे कितना एंगल? ये 4 पाए, ये 0, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अगेन फेज डिफरेंस कितना बेटा? 4 पाए। यानी अगर ऐसा फेज डिफरेंस 2 पाए 2 पाए अगर होगा, यानी मैं कह सकता हूँ बेटा 2 पाए के फेज डिफरेंस में अगर वो आगे जाएगा तो क्या होगा? दोनों सेम फेज में रहेंगे क्या? ये देखो, क्रिस क्रिस के साथ मैच होगा और ट्रफ ट्रफ के साथ मैच होगा। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाए होना चाहिए, 2 पाए के मल्टीपल में होना चाहिए। क्लियर? तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। क्या बात है ओमकार, तू तो पाय निकाल के भेजने लग गया. हा, त्याला पाय नाही म्हणत ओमकार, त्याला लात म्हणतात. हा, अभ्यास नाही कळला तर पडते ती कंबरड्यात, त्याला लात म्हणतात. हा, त्यामुळे सांभाळून ठेव. 4 पाय, बरोबर ना? 2 बापाचे 2 मायचे. राहील लक्षात ओमकार? हाँ, तो फेज डिफरेंस कितना बेटा? 2 पाई के मल्टीपल में रहना चाहिए. फेज डिफरेंस 2 पाई के मल्टीपल में रहना चाहिए. अब देखो यार, ये पार्ट डिफरेंस वाला क्या केस है, मुझे बताओ. यहाँ पे एंगल कितना बदल रहा है बेटा? 0 से 2 पाई. 0 से 2 पाई क्या बदल रहा है? एंगल बदल रहा है. तो डिस्टेंस कितने से बदलेगा? ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एंगल 2 पाई. तो डिस्टेंस कितना बदल रहा है? उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से बताइए. पान रोमन ले लई खुशी झाली का? हाँ? ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा? 0 टू टाइम, यस, इसे कहते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा. ओके, यानी 2 पाई, यानी 2 पाई की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा? 2 पाई एंगल, तो डिस्टेंस कितना? लैम्बडा. तो देखो, 0 एंगल तो डिस्टेंस कितना? 0. 2 पाई एंगल तो डिस्टेंस कितना? लैम्बडा. 4 पाई एंगल तो डिस्टेंस कितना? 2 पाई. तो मैं क्या कर रहा हूं? 2 पाई करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लैम्बडा. तो 4 पाई करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 2 लैम्बडा. 6 पाई करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 3 लैम्बडा. क्लियर है? तो कंडीशन क्लियर. ओके, अब देखो यार, नेक्स्ट पार्ट देखिए. नेक्स्ट पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रक्टिविटी कंडीशन, जो आउट ऑफ फेज है. आउट ऑफ फेज में क्या होगा बेटा? ये देखो, ये पहला वेव ऐसे जा रहा है और ये दूसरा वेव है ना, इसने स्टार्टिंग यहाँ से नहीं किया, इसका स्टार्टिंग जो है ये ऐसा हो रहा है. ठीक है, अब देखो कितने का फेज डिफरेंस है. देखो बेटा, ये क्या है बेटा? ट्रफ है ना, पहले वेव का ट्रफ, और ये दूसरे वेव का क्रिस्ट. ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ये क्रिस्ट, ये ट्रफ. यानी कैसे बेटा? आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज है क्या? ओके, ये बेटा आउट ऑफ फेज है. अच्छा, मैं यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ. देखो एंगल, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ओमकार के 4 पाई, और ये 5 पाई. यहाँ पे देखो, ये 0, ये पाई,
2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो मुझे बताओ यार फेज डिफरेंस बताओ बरा, मुझे इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस बताओ कितना फेज डिफरेंस है। पाई पक्का। अच्छा, फेज डिफरेंस पाई जब आता है यानी कैसे होता है वो बेटा, आउट ऑफ फेज ना। ओके अच्छा, मैं वेव्स यहां से शुरू नहीं कर रहा हूँ, वेव्स यहां से शुरू नहीं कर रहा हूँ, वेव्स थोड़ा सा और आगे से शुरू करता हूँ। ये देखो, ये यहां से मैंने हटा दिया, इतना पोर्शन मैंने हटा दिया, इतना पोर्शन मैंने हटा दिया। यानी अगर मैं वेव्स यहां से शुरू कर रहा हूँ, यार क्या ये हटता ही नहीं है कभी कभी, ये यहां से शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये पाए वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इसे जीरो कंसीडर करो बरा, ये जीरो, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, तो कितना डिफरेंस आने वाला है, 3 पाई वाला डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, जब जब डिफरेंस आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल बेटा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, डार्क, ठीक है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, ऐसा मिलेगा तो हमें मिलने वाला है कौन सा पॉइंट, डार्क पॉइंट। और सुनो, जैसे मैंने कहा 2 पाई एंगल, यानी कितना पाथ था बेटा, पाथ कितना था, लैम्बडा, तो पाई एंगल के लिए कितना होगा, पाई एंगल के लिए अच्छा, पाई के लिए लैम्बडा बाय 2, देखो बेटा, पाई के लिए लैम्बडा बाय 2, 3 पाई के लिए, पाई के लिए लैम्बडा बाय 2, तो 3 पाई के लिए क्या होगा, 3 लैम्बडा बाय 2 ना बेटा, पाई के लिए लैम्बडा बाय 2, तो 3 पाई के लिए कितना, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 पाई के लिए कितना, 5 लैम्बडा बाय 2। समझ में आ गया, तो कंडीशंस याद रहेगा क्या, मैंने कंडीशंस बताए कंस्ट्रक्टिव के, डिस्ट्रक्टिव के, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट या इसका पीडीएफ भेजू मैं फिर, तो आज के सेशन में हम लोग, हाँ पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को। तो हाँ, हाँ आर्यन भाई, आर्यन कर रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको, आप लोग अपने कॉपीज में नोट करते जाओ। नहीं तो बस पीडीएफ जमा है अपने पास, और एक दिन ऐसा आ जाएगा यार पीडीएफ भी गायब हो जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी 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 रिवाइज करते बेटा, रिवाइज करते, मेरे क्वेश्चन के आंसर दो या कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले, इंटरफेरेंस होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेरेंस क्यों होगा, बढ़िया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी क्या, या एनर्जी की दो पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ वो कंडीशन है बेटा, पॉसिबिलिटीज पूछ रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है, एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। अच्छा, बढ़ सकती है यानी इंटेंसिटी क्या होगा, ब्राइट, या लाइट क्या होगा, ब्राइट। अच्छा, बढ़ने के लिए कंडीशंस क्या है, और कम होने के लिए बेटा आउट ऑफ फेज। सेम फेज का जो कंडीशन होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस का पैटर्न आता है, जब मैं सेम फेज कहता हूं बेटा, तो इंटरफेरेंस का कौन सा टाइप आता है, नहीं उस टाइप का नाम क्या, सेम फेज में उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जब मैं कहता हूं आउट ऑफ फेज यानी जहां डिक्रीज होता है, यानी उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। आप कहते हैं ना बेटा कुछ बच्चे बहुत कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, और कुछ बच्चे डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्टर्ब माइंड के होते हैं, और जो कुछ सब खराब करके रख देते, कुछ अच्छा नहीं काम करते, बोलते हैं ना डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रैक्ट करने वाले, खराब करने वाले, जो भी चल रहा है उसको खराब करने वाले, खुद का फ्यूचर भी डार्क करने वाले और बाकी लोगों का भी डार्क करने वाले, ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, जो लोगों को तकलीफ देना उनको पसंद है, कुछ भी अनाप शनाप काम करना जिससे किसी को भी खुशी ना मिले, ऐसे करने वाले डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग होते हैं। और कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते हैं, खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करते हैं, और प्राउड मूवमेंट फील करवाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो ऐसे कंस्ट्रक्टिव, ये वर्ड हम लोग कॉमनली भी इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे कंस्ट्रक्टिव यानी अच्छा, डिस्ट्रक्टिव यानी बुरा,
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कंडीशन बताया फेज डिफरेंस का कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बेटा, कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस का कंडीशन क्या, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो, जीरो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई के मल्टीपल में बेटा, 2 पाई के मल्टीपल में, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या, 2 पाई के मल्टीपल में क्या, कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑल नहीं बेटा, ऑल नहीं, ऑड ऑड ऑड, यानी 1 पाई, फिर 1 पाई के बाद 3 पाई, 5 पाई, ऐसे आएगा, ठीक है। और पाथ डिफरेंस का कंडीशन बताया मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और यहाँ पे है डिस्ट्रक्टिव के लिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट कोई डिफिकल्टी होगा तो पूछिए जल्दी से, ये हम लोग कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। चलो बताओ किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या, अदरवाइज हम लोग सेशन